जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। दोस्तों, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय वायुसेना इस समय काफ़ी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, फिर चाहे वो फाइटर जेट्स की कमी हो या फिर फोर्स मल्टीप्लायर जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर इनफ्रारेड रिफ्यूलर्स हो, इनकी कमी से इंडियन एयरफोर्स जूझ रही है। इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास 31 एक्टिव स्क्वाड्रन हैं और प्रत्येक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट्स हैं। हमें चाहिए इस समय 42 स्क्वाड्रन, लेकिन अभी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगले हम 10 वर्षों की भी बात करें तो मैक्सिमम हम 35 स्क्वाड्रन्स को ही मेंटेन करके रख पाएंगे। वो भी उन 35 स्क्वाड्रन्स तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होगा। वर्ष 2035 तक हमें जितने भी प्लान्स हैं उनमें टिके रहना होगा और उन्हें डिले से बचाना होगा। इंडियन एयरफोर्स 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट्स को इंडक्ट कर रही है। 114 की संख्या में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं जो कि ग्लोबल कैटेगरी में होंगे। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 के 10 स्क्वाड्रन को लेकर के प्रतिबद्ध है, जो कि 2 अलग अलग फेजेस में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे। पहले फेज में 6 स्क्वाड्रन्स खरीदी जाएंगी और दूसरे फेज में जो तेजस मार्क 2 है इसके 4 स्क्वाड्रन्स को खरीदा जाएगा। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स एमका की 2 स्क्वाड्रन जो कि मार्क 1 की होगी उनको इंडक्ट करेगी और 5 स्क्वाड्रन एमका की जो मार्क 2 वेरिएंट्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे। तब जाकर के इंडियन एयरफोर्स 2035 तक अपने 35 स्क्वाड्रन की जो क्षमता है उसको प्राप्त करने में सक्षम होगी। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है चाइना को लेकर के रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जिस रफ्तार से चीन अपनी ताकत को बढ़ा रहा है वायुसेना के, आने वाले समय में ये यूएस एयरफोर्स की बराबरी कर भी ले तो इसमें कोई संदेह नहीं होने वाला है। चीन लगातार जो बेटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि काफ़ी एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं उन्हें अपने सर्विस में इंडक्ट कर रहा है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात माने तो गत 9 वर्षों में यानी 2012 से 2021 के बीच में चीन के एयरफोर्स के द्वारा 878 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इंडक्ट किया गया है, यानी ऑलमोस्ट 44 स्क्वाड्रन चीन के द्वारा इंडक्ट कर ली गई हैं। J-20 की बात करें तो J-20 को चीन अपना स्वदेशी 5th जन फाइटर एयरक्राफ्ट कहता है। हालांकि इस पे हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि इसके लिए चीन ने अमेरिका के F-35 की डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को कॉपी किया है, लेकिन जो कुछ भी हो ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान 2011 में भर चुका है और इसे वर्ष 2017 में चीन की सर्विस में कमीशन भी किया जा चुका है। और इस समय चीन की 5 थिएटर कमांड्स जो कि ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न हैं, हर जगह ये एयरक्राफ्ट एक्टिव है। और लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो चीन के पास इस समय तकरीबन 208 की संख्या में जो J-20 फाइटर जेट्स हैं वो मौजूद हैं। वहीं सेम टाइम में अगर हम बात करें J-16 की तो चीन के पास तकरीबन 240 की संख्या में जो J-16 फाइटर जेट्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। इनकी टेक्नोलॉजी रशिया के Su-27 और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से ली गई है। और चीन ने J-16 का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट भी तैयार करके रखा है जिसे हम J-16D के नाम से जानते हैं। और माना जा रहा है कि चीन ने इसके अलावा 200 की संख्या में जो J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको भी डिप्लॉय करके रखा है, जो कि चीन के इन्वेंट्री के सबसे कैपेबल सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अगर हम संक्षिप्त रूप से बात करें तो चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और उसके पास तकरीबन 650 की संख्या में जो एडवांस 5th और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेशनल हैं। हाँ, इनकी कैपेबिलिटी और इनकी क्वालिटी को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और इसमें संदेह भी होता रहा है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि चीन लगातार इन जेट्स को अपग्रेड कर रहा है, यानी इनके इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स और वेपन्स को लगातार चीन अपग्रेड कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि अगर इंडक्ट करते समय इन फाइटर जेट में कुछ कमी रही भी होगी तो लगातार अपग्रेडेशन जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके चलते इन कमियों को चीन दूर भी कर रहा है, जिससे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये लगातार मैच्योर भी हो रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल जो इनमें डिफेक्ट्स थे उनको दूर भी किया जा रहा है। और इसी समय चीन न सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी अपने 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको सप्लाई कर रहा है। जैसे हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान को चीन से J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट मिले जिसे पाकिस्तानी फैन बॉयज राफेल का चैलेंजर मानते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन की वायुसेना लगातार मैच्योर हो रही है, लगातार तैयार हो रही है और उसकी ताकत बढ़ रही है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि चीन ये सब कुछ स्वदेशी तौर पर भी कर रहा है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स को भी इस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए कि कैसे चीन लगातार अपनी फाइटर स्क्वाड्रन की क्षमता को बढ़ा रहा है, कैसे उनके यहाँ फोर्स मल्टीप्लायर्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है। क्योंकि कोई भी देश इम्पोर्ट किए गए फाइटर जेट्स के दम पर सुपर पावर का टैग हासिल नहीं कर सकता, या किसी भी देश के पास जो सुपीरियर एयर पावर है वो इम्पोर्टेड फाइटर जेट्स के दम पर नहीं आ सकती।
अब अगर हम भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो निसंदेह अभी इसमें मैच्योरिटी की कमी है, इसमें कुछ कमियां हैं, और अगर हमारे खुद के जो स्वदेशी एरोस्पेस सेक्टर है इसको इनकरेज नहीं किया गया तो ये कभी भी मैच्योर नहीं होने वाला है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी जर्नी है जिसमें रास्ता काफ़ी टफ होता है, लेकिन अंत में जब इसके बेनिफिट्स होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये आशा करना कि कोई दूसरा देश हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा और उसके आधार पर हम अपने एरोस्पेस सेक्टर में जो गैप है उसको पूरा कर लेंगे या अपनी कमियों को पूरा कर लेंगे, ये सिर्फ एक महज बहकावा है। इसके कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आगे चल के देखने को नहीं मिलने वाले हैं। हमें ये जानना होगा कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो किसी भी होम ग्राउंड जो वेपन्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसके प्राइमरी यूज़र होने वाले हैं, और उनके सर्विस में आने के बाद इनकी जो ताकत है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाती है और उसका सही इस्तेमाल करना हम जान जाते हैं तो जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होने वाली हैं। इसलिए हमें इस क्षेत्र पे अब काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि इंडियन नेवी ने LCA नेवी के साथ किया। इंडियन नेवी ने LCA नेवी के आधार पे ही जो टेडबी फाइटर जेट का डेवलपमेंट है उसको शुरू करने की कवायद शुरू करी, और उसके जो रिजल्ट्स है उसी के आधार पर जो टेडबी का डेवलपमेंट है उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं एरोस्पेस सेक्टर की, फिर चाहे वो इंजन हो, फाइटर जेट डिज़ाइन हो, डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें स्वदेशी तौर पर ही होनी चाहिए, और इनके लिए जो फंड्स हैं वो भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। क्योंकि अगर हम कावेरी इंजन डेवलपमेंट से ही सीखने की कोशिश करें तो भारत के पास वो पोटेंशियल है कि भारत अपने लिए खुद का जो एक फ्यूचरिस्टिक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको शुरू कर सकता है, और भारत के एमका और टेडबीएफ की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हम स्वदेशी तौर पर पूरा भी कर सकते हैं। बात करें अगर हम MRFA की, तो MRFA के अंतर्गत 18 से 20 बिलियन डॉलर्स की राशि के अंतर्गत हमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे, लेकिन टेक्निकली भारत को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? शायद हमें इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग मिल जाए, लेकिन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए ये लीस्ट हेल्पफुल चीज़ होने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर हम इन्हीं पैसों को भारत के स्वदेशी प्रोग्राम पे खर्च करें, जैसे कि हम 40 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दे सकते हैं, और इसके अलावा सुखोई 30 MKI के लिए जो अपग्रेडेड रेडार है और इंजन अपग्रेड्स पे इन पैसों को खर्च करें, तो एक बार फिर से हमारा सुखोई 30 MKI जो है नए रेडार और नए इंजन के साथ फिर से आसमान पर राज करने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं भारत को 36 अतिरिक्त जो राफेल एयरक्राफ्ट है इनका ऑर्डर भी दे देना चाहिए। इस प्रकार हम 4 स्क्वाड्रन को राफेल की मेंटेन करके रख पाएंगे, 2 ईस्टर्न और 2 वेस्टर्न फ्रंट के लिए, और 2 फ्रंट वॉर की स्थिति को ध्यान में रख करके ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। MRFA का इन फंड्स का जो इस्तेमाल है इसको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पे भी किया जा सकता है, इसके डेवलपमेंट पे, और इसके जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं इस फाइटर एयरक्राफ्ट के जब ये प्रोडक्शन पे आएगा तो उसमें भी इन पैसों को खर्च किया जा सकता है। फिर इसके बाद होगा क्या कि तेजस मार्क 1A के बाद तेजस मार्क 2 वो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा और पूर्णतया स्वदेशी होगा, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स को मिलते रहेंगे। इसके लिए हमें बार बार दूसरे देशों का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एमका के लिए जो इंजन है इसका निर्माण भी अब युद्ध स्तर पर हमें शुरू करना होगा, क्योंकि बिना इसके आए हमारे जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो बेशक प्रभावित होने ही वाले हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें MRFA का जो फंड्स है उसे हम अपने इंडिजिनस प्रोग्राम की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो निस्संदेह आने वाले समय में हम भी चीन की तरह अपने ताकत को स्वदेशी तौर पर बढ़ाने में सक्षम होंगे, और एक बार अगर ऐसा हो गया तो भारत को फिर सुपर पावर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ये भारत के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और भारत को पूर्व में जो गलतियां करी गई थी उसको दोहराना भी नहीं चाहिए, और ज़रूरी तो यही है कि भारत को अब अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को लेकर के सीरियस हो जाना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।